प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के रुद्रपुर में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। वहीं उन्होंने कहा कि हमारी सरकार तीसरे टर्म में फ्री बिजली देने की योजना बना रही है। हर घर में सोलर बिजली प्लांट लगाने की योजना है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार की नीयत सही हो तो नतीजे भी सही आते हैं। वहीं पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के शाही परिवार के शहजादे ने ऐलान किया है कि अगर देश में तीसरी बार मोदी सरकार को चुना तो आग लग जाएगी। इस पर पीएम ने जवाब देते हुए कहा कि 60 साल तक देश पर राज करने वाले 10 साल सत्ता से बाहर क्या रह गए, अब देश में आग लगाने की बात कह रहे हैं। ऐसे लोगों को चुन चुन कर साफ कर दो, ऐसे लोगों को मैदान में मत रहने दो। इमरजेंसी की मानसिकता वाली कांग्रेस का भरोसा अब लोकतंत्र पर नहीं बचा है, इसलिए अब जरा देश के विरुद्ध लोगों को भड़काने में जुट गई है। और तीसरे टर्म की जनता जनार्दन के सामने लेकर के आए हैं। दूसरी तरफ भ्रष्टाचारी, परिवारवादी उनका जमावड़ा है। ये भ्रष्टाचारी मोदी को धमकी भी दे रहे हैं, दिन रात गाली भी दे रहे हैं। अब देखिए क्या खेल चल रहा है। हम हैं जो कह रहे हैं भ्रष्टाचार हटाओ, और वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। आप मुझे बताइए, भ्रष्टाचार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? भ्रष्टाचार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? भ्रष्टाचारी जेल जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? भ्रष्टाचारियों को सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये देश की आवाज है और मोदी आपकी हर आवाज को सुनता है और उसके लिए ताकत भी लगा देता है। लेकिन साथियों, मुझे कितनी गालियां दी जाए, कितने ही आरोप लगाए जाएं, मोदी इनकी गालियों और धमकियों से डरने वाला नहीं है। हर भ्रष्ट पर कार्रवाई जारी रहेगी और तीसरे टर्म की शुरुआत में अब 2-2.25 महीने बाकी रहे हैं। बहुत कम समय बाकी रह गया है। तीसरे टर्म में भ्रष्टाचार पर और तेज प्रहार होगा, ये मैं आपको गारंटी देने आया हूं। भ्रष्टाचार हर गरीब का हक छीनता है, हर मध्यम वर्ग का हक छीनता है, और मैं गरीब का हक, मध्यम वर्ग का हक किसी को भी छीनने नहीं दूंगा। चाहिए तो जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुद्रपुर पहुंचे, जहां से उन्होंने कांग्रेस से ही मंच से ही कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है, वहीं उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा है और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अब दलदल में धंस गई है और बीजेपी योजनाएं बना रही है। कांग्रेस के ऊपर जमकर बरसते यहाँ पर जो है नजर आए। उन्होंने अपने फ्री बिजली देने की बात भी यहाँ पर मंच से पीएम मोदी ने कही है। और आइए इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक अधिकारी हल्द्वानी से जुड़ गए हैं। जी दीपक, जैसे कि यहाँ पर पीएम मोदी रुद्रपुर पहुंचे और वहीं से उन्होंने मंच से ही कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है, क्या कहेंगे? जी, बताना चाहूंगा, पीएम नरेंद्र मोदी उत्तराखंड रुद्रपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने सभा में संबोधित करते हुए भ्रष्ट मुक्त उत्तराखंड की बात कही है। वहीं आड़े हाथ कांग्रेस को लेते हुए साफ तौर पर जिस तरह से लोगों को गुमराह किया जा रहा है, लोगों का छलावा किया जा रहा है, कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो मंशा है वो कहीं ना कहीं देखने में दिखती है। जी, जैसे कि यहाँ पर इमरजेंसी की मानसिकता वाले कांग्रेस का उन्होंने कहा है कि इमरजेंसी की मानसिकता वाली कांग्रेस का अब जो है अपना भरोसा कांग्रेस यहाँ पर खो चुकी है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? वही साफ तौर पे कांग्रेस का भरोसा अब लोकतंत्र पे नहीं बचा है, इसीलिए अब वो जनादेश के विरुद्ध लोगों को भड़काने का काम कर रही है। वही नरेंद्र मोदी जी ने जनता से संबोधित करते हुए साफ तौर पर यही कहा है कि तीसरे टर्म में अब फ्री बिजली कहीं ना कहीं लोगों को मिलेगी। जो लगातार जो लोगों के बीच में जो 60 साल से कांग्रेस अभी तक कुछ नहीं, 10 साल में जो बीजेपी सरकार ने किया है वो कहीं देना कहीं देखने वाली बात है।
जी, जैसा कि यहाँ पर मंच से सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात कही है कि जो कांग्रेस के शहजादा है यहाँ पर उन्होंने उनको लेकर एक बात कही है कि 60 साल तक देश पर राज कराए और अब 10 साल सत्ता से बाहर हुई तो आग लगाने जैसी बातें यहाँ पर कांग्रेस की लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव यहाँ पर नजदीक है और ऐसे में इन बातों पर कितना असर यहाँ पर लोकसभा चुनाव पर होता हुआ नजर आएगा? तो देख सकते हैं जिस प्रकार से आज रुद्रपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दौरा था, जिसपे लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर आए थे, उनकी बातें सुनी, उनके संबोधित सुना और कहीं ना कहीं मोदी जी ने साफ तौर पे अपनी जो मोदी की जो गारंटी है उसके बारे में भी कहीं ना कहीं बात करते हुए बताया कि मोदी की गारंटी अटल गारंटी है, जिसको लेके कहीं ना कहीं लोग भी उनको देख सुन के और खुश होते रहे। जी बिल्कुल, ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीपक। तो जैसा कि यहाँ पर रुद्रपुर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उन्होंने साथ ही मंच से यहाँ पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। चलिए रुक करेंगे दूसरी खबर की ओर, जहां पर खबर नई दिल्ली से है, जहां सीए के खिलाफ 237 याचिकाएं दायर की गई हैं। इन याचिकाओं में से 20 में से इस कानून पर रोक लगाने की मांग की गई है। बता दें सीए पर केंद्र सरकार आज सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करेगी। कोर्ट ने 19 मार्च को सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को 3 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था। वहीं बेंच ने कहा था कि केंद्र सरकार को स्टे पर जवाब देने के लिए 2 अप्रैल तक का समय दिया गया था, लेकिन उस पर याचिकाकर्ता 8 अप्रैल तक अपनी बात रख सकेंगे, जिसके बाद 9 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। केंद्र ने सीए लागू होने का नोटिफिकेशन 11 मार्च को जारी किया था। इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी। इसके खिलाफ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कांग्रेस नेता देवव्रत सेकिया समेत कई पार्टी ने याचिका लगाई थी। तो आपको बता दें यहाँ पर सीए के खिलाफ 237 याचिकाएं दायर की गई थी। इन याचिकाओं में 20 में से इन पर कानून पर रोक लगाने की मांग यहां पर की गई थी। बता दें कि सीए पर केंद्र सरकार आज सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करेगी। कोर्ट ने 19 मार्च को सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को 3 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था। वहीं बेंच ने कहा था कि केंद्र सरकार को स्टे पर जवाब देने के लिए 2 अप्रैल तक का समय दिया गया था, लेकिन उस पर याचिकाकर्ता 8 अप्रैल तक अपनी बात रख सकेंगे। इसके बाद 9 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। केंद्र ने सीए लागू होने का नोटिफिकेशन 11 मार्च को जारी किया था, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी। और आइए इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ एल द्विवेदी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ गए। जी द्विवेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। जी द्विवेदी जी, जैसे कि सीए आखिर यहाँ पर सियासी दल इसका विरोध क्यों करते हुए नजर आ रहे हैं? निश्चित तौर पर लोकतंत्र का पर्व है, चुनाव चल रहे हैं, कहीं ना कहीं सभी लोग अपनी अपनी किस्मत का आजमाना चाहते हैं, तो इसलिए ये विरोध चल रहा है। जी जैसे कि यहाँ पर सीए को लेकर भी यहाँ पर कुछ ऐसी बातें सामने आ रही कि कुछ बड़े सियासी दल हैं, उनके समीकरण यहाँ पर बिगड़ सकते हैं, क्या कहेंगे? जी क्योंकि ये जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने ये सब जो योजनाएं और जो ये नियम लाए हैं, इसका लगातार विपक्षी दल विरोध करते हैं। उनका ऐसा मानना है कि ये जो है जनता के हित में ये फैसले नहीं लिए जा रहे हैं, इसलिए लगातार वो लोग विरोध कर रहे हैं। जी द्विवेदी जी, एक बात निकल कर ये भी यहाँ पर सामने आती है कि सीए में एक बात ये भी की जा रही है कि जो गैर मुस्लिम है उनको इसमें शामिल किया गया है, लेकिन जो दूसरे वर्ग हैं उनको इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो इसको लेकर यहाँ पर लगातार सवाल भी उठते हुए नजर आ रहे हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए जो ड्राफ्ट है उसमें सभी लोगों को सभी चीजों के अध्ययन करने के पश्चात ही बनाना पड़ेगा। जो ड्राफ्ट बनाया गया होगा ये किसी एक कमेटी ने बनाया होगा और कमेटी ने उसका पूरा अध्ययन ही किया होगा किसके लिए सही और किसके लिए गलत। तो उस आधार पर ये सभी के लिए ही ड्राफ्ट को उसकी कमेटी जो अनुमोदन करती है उसके बाद ही ये लागू होता है, जिसमें वरिष्ठ लोग देश के होते हैं और उसके आधार पर ये कमेटी इन चीजों पर फैसला लेती है। जी तो जैसे कि यहाँ पर 11 मार्च को जो है सीए का नोटिफिकेशन जारी किया गया था और इसके बाद से ही यहाँ पर जो है सियासत इसमें इतनी क्यों आखिर होती हुई नजर आ रही है? देखिए लोकसभा चुनाव लेकर के सब सियासत हो रही है। मुझे लगता है कि जो जिस प्रकार से लगातार चर्चा और मंथन हुई है और चर्चा और मंथन होने के पश्चात उनको लगता है कि अगर ये लागू होगा तो जनता उनको वोट नहीं करेगी, इसलिए विपक्षी दल इनका लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। जी द्विवेदी जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तीसरी खबर में बात करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर, जहां लोकसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस की स्थिति लगातार कमजोर नजर आ रही है। जिन राज्यों में उसे कभी गठबंधन के भाई की भूमिका में होना चाहिए था, वे भी गठबंधन में एकता के नाम पर कांग्रेस के हाथ बंधे दिखाई नजर आ रहे हैं। इसके ठीक उलट बिहार से यूपी तक और तमिलनाडु से लेकर महाराष्ट्र तक क्षेत्रीय दलों ने उन पर अपना भरपूर दबदबा बना लिया है और कांग्रेस विकल्प विहीन नजर आ रही है। इंडिया ब्लॉक का औपचारिक नेतृत्व भले ही कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ में हो, लेकिन बिहार, यूपी सहित कई प्रदेशों में सीट शेयरिंग पर तालमेल के दौरान कांग्रेस महज पिछलग्गू की भूमिका में ही दिखाई दे रही। यूपी में भी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के सामने कांग्रेस इस तरह के हाशिए पर नजर आ रही है। शुरुआत में सपा ने अपनी ओर से घोषणा कर दी थी कि कांग्रेस को राज्य की 11 सीटें दी जाएंगी। इसके बाद उसने ऐसी सीटों पर भी अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं जो कांग्रेस मांग रही थी। वहीं बिहार में भी सीट शेयरिंग के बाद बंटवारे में लालू यादव की मर्जी ही चली है। और आइए इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रशांत राव जो कि लखनऊ से जुड़ गए। जी प्रशांत, जैसे कि यहाँ पर सीट शेयरिंग को लेकर एक कांग्रेस गठबंधन यहाँ पर कमजोर नजर आ रही है, तो चुनाव में यहाँ पर कांग्रेस से दूसरे दल में अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी क्या? जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक है और यहाँ पर गठबंधन के समय यहाँ पर कांग्रेस जो है नजर आ रही है, तो अब क्या यहाँ पर दूसरे दलों में अच्छा यहाँ पर उनका प्रदर्शन नजर आएगा क्या? बिल्कुल वैशाली, देखिए लगातार जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में एक फूट समझ में आ रही है। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल थी और 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ तमाम दल, जिसमें आरएलडी, अपना दल कमेरावादी और इसके साथ ही आजाद समाज पार्टी और यहाँ जनवादी पार्टी, ऐसे तमाम छोटे दल जो थे, महान दल और इसके साथ ही सोहेल भारतीय समाज पार्टी यहाँ पर 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में शामिल थी। जैसे ही 2024 का चुनाव आगाज हुआ और तेजी से आगे बढ़ने लगा और उसके बाद ये दल जो है समाजवादी पार्टी से टूटने लगे। समाजवादी पार्टी और इन्हीं दलों के सहारे यहाँ कांग्रेस से तालमेल बनाया था कि इन वोटों के सहारे वो जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति करेगी, लेकिन हालात ये रहे कि समाजवादी पार्टी को यहाँ जो है 63 सीटें मिली हैं सीट शेयरिंग में और वहीं 17 सीटें यहाँ कांग्रेस को मिली थी। लेकिन 63 सीटों में भी समाजवादी पार्टी ने अन्य अपने छोटे दलों को नहीं देना चाहा, बल्कि अपने ही सिंबल पे चुनाव लड़ाना चाहे। तो ऐसे में जो छोटे दल थे उनका अस्तित्व खतरे में आया और उनके जो राष्ट्रीय नेता थे वो चुनाव लड़ना चाहते तो उनकी मंशा पे पानी फिर गया। तो एक एक करके समाजवादी पार्टी से यहाँ जो है गठबंधन टूटने लगा। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन यहाँ कमजोर पड़ गया। अभी 2 दिन पहले ही अपना दल कमेरावादी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव दोनों ने AIMIM के साथ यहाँ पर गठबंधन कर लिया और 2 अन्य दलों ने साथ में गठबंधन करके यहाँ समाजवादी पार्टी के PDA को धता बताते हुए उन्होंने PDM का गठन कर लिया। अगर उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में जहाँ 63 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली थी तो महज अनुमानित करीब 10 सीटें अपने सहयोगी दलों को बांटना था, लेकिन नहीं बांटी। यही जो हालात है वो बिहार में भी देखे जा रहा है। बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं, तो ऐसे में लालू यादव की पूरी मर्जी चली। यहाँ लालू यादव ने जो है 29 सीटें ली हैं, तो वहीं कांग्रेस को कुछ सीटें दी गई हैं और इसके साथ CPIM और CPI को भी वहां सीटें दी गई हैं। पप्पू यादव जो बिहार में चुनाव लड़ना चाहते थे कांग्रेस के चुनाव पर, उन्होंने अपनी जो GAP पार्टी का जो विलय कांग्रेस में कर दिया था इसी मंसूबे से कि कांग्रेस से वो चुनाव लड़ेंगे और जीत जाएंगे। तो ऐसे में वहां RJD ने अपनी बेटी, वहां जो लालू यादव हैं उन्होंने अपनी बेटी को चुनाव मैदान में उतार दिया है, तो वहां पप्पू यादव का भी मन टूट गया है। वहां बिहार में भी जो गठबंधन की स्थितियां हैं इंडिया गठबंधन की, वो दरार वहां पर नजर आ रही है। महाराष्ट्र में भी देखा जाए तो महाराष्ट्र में भी जो उद्धव गुट है शिवसेना का, वह अपने 16 प्रत्याशी उतार चुका है। NCP ने 9 प्रत्याशियों की अपनी घोषणा कर दी है। वहां भी कांग्रेस को कम सीटें मिलते हुए नजर आ रही हैं। तो ऐसे में चाहे महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो या फिर बिहार हो, यहाँ जो इंडिया गठबंधन बड़ी कमजोर स्थिति में नजर आ रहा है। अगर हम उत्तर प्रदेश की 80 सीटें ले लें और इसके साथ बिहार की 40 सीटें ले लें, यानी कि 120 सीटों में यहाँ जो कांग्रेस को सीटें मिली हैं वो महज जो है 26 सीटें मिली हैं। 120 सीटों में महज यहाँ 26 सीटें, तो कांग्रेस की बड़ी दयनीय स्थिति। और कहा जाए कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, उन्होंने कांग्रेस पर पूरा दबाव बना रखा है। तो वही राजनीति बिहार में लालू यादव, तेजस्वी यादव ने बना रखी है कि वहां पर भी कांग्रेस को ज्यादा सीटें नहीं मिली। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता लगातार इस्तीफा देते जा रहे हैं। 3 दिन पहले ही कांग्रेस के प्रवक्ता आशीष नाथ तिवारी ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उन्होंने किसी तरीके का आरोप नहीं लगाया, लेकिन माना जा रहा था कि वो सिवान से चुनाव लड़ना चाहते थे और वो तैयारियां भी कई महीनों से कर रहे थे, कई सालों से कर रहे थे। तो ऐसे में जिस तरीके से वहां RJD की मनमानी चल रही है और पप्पू यादव का गठबंधन में शामिल होना,
तो ये सब चीजें जो है वो वहां के कांग्रेसियों को खल रही थी और इसीलिए कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने बिहार में इस्तीफा देना शुरू कर दिया, जिसमें असित नाथ तिवारी का एक प्रमुख नाम है, वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं और उसके बाद कांग्रेस में वो शामिल हुए थे। उनका इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस में भूचाल सा बिहार में आया है। हालांकि कांग्रेस प्रदेश नेतृत्व ने इन हालातों को संभालने की कोशिश की है। उत्तर प्रदेश में बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ जो दल यहाँ शामिल थे, जिस बिहार पर यहाँ पर अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ बार्गेनिंग की और यहाँ पर कांग्रेस और बीएसपी का गठबंधन अखिलेश यादव के दबाव के कारण नहीं हो पाया। जो यहाँ समाजवादी पार्टी ने अपना आंकड़ा रखा कि उनके साथ आरजेडी है, अपना दल कमेरावादी है और उसके साथ ही और जो पूर्वांचल में एक अस्तित्व रखने वाली पार्टी है यहाँ पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और साथ ही जनजनवादी पार्टी है और साथ ही राष्ट्रीय उदय पार्टी है। ऐसे तमाम दलों के नाम अखिलेश यादव एक लिस्ट बनाकर ले गए थे जो कांग्रेस के सामने पेश की थी और उसी के आधार पर कांग्रेस ने यहाँ 63 सीटें दी थी। लेकिन अखिलेश यादव किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं ये तो अन्य दल के नेता लगातार आरोप लगा रहे हैं कि वह मनमानी कर रहे हैं, किसी को सीटें नहीं देना चाहते। इसीलिए उत्तर प्रदेश में भी जो है गठबंधन काफी कमजोर नजर आ रहा है और अब कांग्रेस केवल पिछलुक्कू ही नजर आ रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि 120 सीटों में केवल यहाँ 26 सीटें कांग्रेस के पास है, तो बड़ी दयनीय स्थिति है। ऐसे में कैसे बीजेपी को हरा पाएंगे और कैसे 400 का आंकड़ा बीजेपी जो दम भर रही के पार करेगी और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हो, चाहे सांसद राहुल गांधी हो या अन्य जो नेता है कह रहे हैं कि यहाँ विपक्षी एकता भारतीय जनता पार्टी को हराएगी। ऐसे में नहीं लगता है कि भाजपा को हरा पाना इतना मुमकिन हो, क्योंकि जिस तरीके से जो गठबंधन दलों की नीयत साफ नहीं है, इस कारण जो है विद्रोह की स्थिति उनके आपसी दलों में ही पड़ चुकी है। लेकिन प्रशांत, यहाँ पर एक बात ये भी निकलकर सामने आ रही है कि बिहार हो या यूपी हो, अन्य दलों की मर्जी से ही यहाँ पर जो है टिकट का वितरण किया गया है। ऐसे में जो कांग्रेस की परंपरागत सीट है वो भी अब यहाँ पर उनका उस पर से अधिकार भी खत्म होता हुआ सा नजर आ रहा है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए सही बात कही है आपने। जैसे यहाँ जो परंपरागत सीटें थी वहाँ अगर उत्तर प्रदेश में बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में भी तमाम ऐसी सीटें हैं जहाँ पर कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने यहाँ कांग्रेस पर दबाव बनाया है और वो दबाव इसलिए बनाया है कि उन्होंने छोटे छोटे तमाम दलों की जो लिस्ट उनके पास थी या जो उनके साथ सहयोग कर रहे थे 2022 के चुनाव में, उन छोटे दलों को उम्मीद थी कि उन्हें 2022 में कुछ नहीं मिला तो आगे चल के उन्हें 2024 में कुछ फायदा होगा। इन दलों के सहारे समाजवादी पार्टी ने यहाँ लंबी छलांग लगाई और 63 सीटें यहाँ हथियाली गठबंधन में। हालांकि एक सीट यहाँ पर जो है तृणमूल कांग्रेस को भदोही में दी है समाजवादी पार्टी ने और वहां से लंतेश्वर त्रिपाठी को मौका मिला है भदोही लोकसभा चुनाव लड़ने को। लेकिन उसके बाद यहाँ जो स्थिति रही है वो जो है बड़ी दयनीय स्थिति है। यहाँ 17 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। और अकबरपुर की बात की जाए, अकबरपुर लोकसभा जो है जब कांग्रेस से राजाराम पाल चुनाव जीते थे, हालांकि राजाराम पाल अब समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं, तो ऐसे में कांग्रेस के खाते से वो सीट चली गई है, समाजवादी पार्टी के खाते में आ गई है। और यहाँ पर और भी जो जिले हैं जहां पर यहाँ लड़ना चाहती थी, जैसे अगर इसके बाद ही अगर पूर्वांचल की बात कर लें, पूर्वांचल में जो है बलिया में यहाँ चुनाव लड़ने की स्थिति में कांग्रेस आ रही थी, जौनपुर में कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहती थी और इनके बाद ही अगर बुंदेलखंड के क्षेत्र में जाएंगे, जालौन गरौठा यहाँ से कांग्रेस चुनाव लड़ना चाह रही थी। हालांकि प्रदीप जैन आदित्य झांसी से चुनाव लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। वहां पर भी दो बुंदेलखंड में जालौन गरौठा सीट आती है, वहां पर भी समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को सीट नहीं दी, जबकि वहां कांग्रेस के विधायक जीत चुके हैं पहले से। तो ऐसी कई सीटें जो रही हैं जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में नहीं, बिहार में भी यही स्थिति रही है, सीवान हो, मधुबनी हो या फिर जो अन्य सीटें रही हैं, इसके साथ ही वाल्मीकि नगर हो, यह भी सीटें भी जो कांग्रेस को वहां नहीं दी गई हैं। और इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पप्पू यादव को जो यहाँ चुनाव लड़ने की बात चल रही थी, वो कांग्रेस से चुनाव लड़ना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया था। ऐसे में आरजेडी प्रमुख ने वहां अपनी बेटी मीसा भारती को चुनाव में उतार दिया है। तो यह एक जो है आपसी विद्रोह है और इससे कहीं जो है गठबंधन टूटता हुआ नजर आ रहा है। और जी बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रशांत यहाँ पर कि कांग्रेस की स्थिति बहुत ही दयनीय बनी हुई है और कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस हर जगह से पिछड़ती हुई नजर आ रही। जी हमसे बातचीत करने के लिए प्रशांत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चौथी खबर में बात करेंगे आम आदमी पार्टी की, जहां पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। वे दिल्ली शराब नीति से संबंधित घोटाले केस में 6 महीने से जेल में थी। ईडी ने उन्हें 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। आप सांसद की दलील पर सुप्रीम कोर्ट बेंच ने माना कि संजय सिंह के कब्जे से कोई पैसा बरामद नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया संजय सिंह अपनी राजनीतिक गतिविधियां जारी रख सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि हम रिकॉर्ड करते हैं कि रियायत उनके तर्क शुरू करने से पहले ही दे दी गई थी।
इस पर ईडी की तरफ से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि उनके पास बहस योग्य मामला है, लेकिन हम रियायत दे सकते हैं। वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने एक बड़ा खुलासा किया है। आतिशी ने कहा है कि उन्हें भाजपा ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया गया है, साथ ही धमकी भी दी गई है। उन्होंने कहा कि आप अपना पॉलिटिकल करियर बचा लीजिए या फिर जेल जाने के लिए तैयार रहिए। और आइए इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषज्ञ जो कि दिनेश सिंह जी जुड़ गए। जी दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिनेश जी, यहाँ पर जैसे कि संजय सिंह जो आप नेता हैं, उनको यहाँ पर अब जमानत मिल गई है, तो क्या लगता है जो और दूसरे मंत्री वहां पर जेल में बंद है, उनके रास्ते खुल गए हैं? जी नमस्कार वैशाली जी। देखिए ऐसा कि इसको एक तरह से मतलब ये बोले कि ठीक है, जैसे लोकतंत्र अभी तक जिंदा है, जैसे कि मतलब जो बार बार आरोप लगाया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से कि हमें न्याय नहीं मिल रहा है, या कोर्ट पे किस तरह के सवाल जवाब मतलब खड़े करते हुए, जैसे लोकतंत्र पर सवाल जवाब या भाजपा एनडीए पे सवाल जवाब खड़े करते हुए, तो उस पर कहीं ना कहीं विराम देखिए लगाना पड़ेगा। क्योंकि जैसे बार बार जैसे ये था कि इनकी खुद की जीत जब होती थी तो उस वक्त तो जो होता था वो अपना ये कहते थे कि कोर्ट की जीत होगी, और अन्य वाला जैसे कि अदरवाइज जैसे कि इनको जैसे कि पहले इससे पहले 10-12 बार जैसे कि सत्येंद्र जैन हो गए या सिसोदिया जी हो गए, तो इन्होंने अपने तरीके से कोशिश की तो उसको जब बेल नहीं मिली, क्योंकि कहीं ना कहीं साक्ष्य जो उनके विरुद्ध थे। लेकिन सिसोदिया की जो शायद मतलब जो है मतलब जो बेल नहीं मिले कारण कुछ अलग था। संजय सिंह के खिलाफ देखिए साक्ष्य उस तरीके से नहीं होंगे शायद से, तो उसको लेकर के वो जैसे कि उनको लगा कि ठीक है बेल पर है, क्योंकि जैसे कि मतलब एक तरह से गणमान्य व्यक्ति की श्रेणी में आते हैं, सांसद हैं, तो कुछ कुछ साक्ष्य थे, लेकिन वो साक्ष्य उस तरीके से उनको मतलब जैसे ईडी ने अपने तरीके से स्वयं मतलब देख समझ के परख के और कोर्ट के सामने रखा होगा चीजों को, तो कोर्ट ने उस मतलब जैसे कि देखा परखा, उसके बाद में ईडी ने स्वयं अपने तरीके से बोला अपोज नहीं किया उसी को लेकर के, मतलब कि खुद मतलब आकर के स्वयं आगे बढ़ के ईडी ने खुद बोला कि भाई आप अगर चाहे कोर्ट अगर चाहे तो इनको जमानत दे सकते हैं, हम लोग इसको अपोज नहीं करेंगे सर, और आगे कार्रवाई जो चलते रहेगी और अपनी जो एक्टिविटी जो चलाना चाहते हैं वो करते रहे। तो आगे देखिए कहने का मतलब है कि जैसे उनके खिलाफ जो साक्ष्य वो चीजें अलग थी, बाकी सबकी जो फाइल्स है उनका अध्ययन करने के बाद में, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अध्ययन करने के बाद में, या अन्य जैसे कि मतलब ऑडियो या वीडियो जो और जो साक्ष्य उनके खिलाफ मिले, या अन्य जैसे कि मतलब कोई भी साक्ष्य उनके खिलाफ जो है उन सबका अध्ययन देखिए गहन तरीके से अध्ययन मतलब तरीके से होगा। उसके बाद में लेके अगर लगता है कि किसी मतलब कि फर्दर स्टेज पे अगर इनको जमानत की जो अर्जी अगर मतलब पेश अगर करते हैं, तो उसके ऊपर अगर ईडी अगर अपने तरीके से उनको लगता है कि ठीक है रखना चाहिए उनको तो रखेंगे, और नहीं अगर रखने का उनको लगता है कि ठीक है भाई बाहर रहते हुए ठीक है कोई मतलब किस तरीके से कि अनकोऑपरेटिव इनके बिहेवियर नहीं होगा, जैसे संजय सिंह के केस में उन्होंने शायद मतलब कि वो अपने तरीके में बताया होगा ईडी को कि मैं कॉपरेट करूंगा अपने तरीके से, और पहले जब पूछताछ की तब भी कॉपरेट किया होगा, तो उसको लेके गया। तो आगे चीजों देखिए इससे मतलब जैसे कि मान के अगर चले, जैसे आपने पूछा कि अन्य नेता, तो संजय सिंह का केस देखिए डिफरेंट है, दूसरों का देखिए मतलब केस डिफरेंट है, तो अपने तरीके से आकर के जो चीजें आगे बनेंगे उसके बाद जैसे कि दूसरे स्टेप बताता हूँ। जैसे आपने खबर में दिखाया कि आतिशी जो है, तो आतिशी अपने तरीके से जैसे कि आरोप इसी को लेके अगर लगा रही है कि ठीक है भाजपा को लेकर आरोप लगाया कि भाजपा में शामिल होने के लिए इनको ऑफर दिया गया और उनका पॉलिटिकल करियर तबाह करने की धमकी दी गई, तो इनके पास देखिए अगर मतलब कि वैशाली अगर साक्ष्य अगर पूरे सब कुछ अगर है, किसी न किसी ने इनको कॉल किया या इनके जो मतलब जो भी इनके निजी व्यक्ति जो भी हैं तो उनको कॉल किया, तो उनका नंबर दे सकते हैं ऐसे, क्योंकि जैसे इससे पहले केस ऑलरेडी पहले चल रहा था और इससे पहले क्राइम ब्रांच में एक केस था और क्राइम ब्रांच में स्वयं आकर के और सो मोटा एक्शन लेने के खिलाफ या जैसे और चीजों को लेकर के स्वयं अपने आप संज्ञान लेकर के और उनसे पूछताछ करने के लिए आए थे, जिससे कि आम आदमी पार्टी के बहुत सारे नेता बचते न रहे। जबकि इससे पहले इन लोगों ने इल्जाम लगाया था, एलिगेशन लगाए थे कि सबको हमें शामिल करने के लिए 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर बीजेपी ने दिया है। तो इसी को लेकर इनको अगर लगता है इनके पास साक्ष्य अगर है तो प्रस्तुत करें, और जो खिलाफ मतलब जो व्यक्ति इनको इनके जैसे पार्टी खिलाफ होने के लिए या शामिल होने के लिए बोलता है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करें। उसमें कहने की बात नहीं, मतलब सिर्फ एक और ये समझ में आता है कि सिर्फ एक तरह से सिंपैथी लेने के लिए और 2024 के चुनाव को लेकर के सारी रणनीति है अपने तरीके के, तो नजर ये आता है। बाकी चीजें जो है अपने तरीके से जो लॉ जो होगा अपने कोर्स अपने आप लेगा अपने तरीके से। संजय सिंह को मतलब पेड मीडिया तो उनको बधाई, अपनी चीज और जो नेता अपने तरीके से कार्य करने उस सबसे होगा। तो दिनेश जी यहाँ पर ये मान सकते हैं कि जो ईडी के रडार पर अब दूसरे नेता आ गए, चाहे वो आतिशी की बात करें या फिर सौरभ भारद्वाज की, तो क्या लगता है कि ईडी के रडार पर अब ये भी नेता आ सकते हैं? देखिए वैशाली जी, ये अगर जैसे कि आप आतिशी का बात करें तो आतिशी पहले से ही रडार में थे, क्योंकि जैसे कि मतलब आप मान के चले गोवा जो था, गोवा के तार जब जोड़े थे उसमें के हवाले से पैसा वहां भेजा गया था, वहां के कुछ उम्मीदवार जो थे और वहां के जो प्रत्याशी थे जो चुनाव लड़ चुके थे उन लोगों ने स्वयं एलिगेशन लगाए थे, और अपने एलिगेशन के मतलब उनसे पूछताछ उन्होंने मतलब कबूलनामा एक तरह से दिया था और साफ बोला था कि हमें पैसे मिले थे और हमें कैश मिला था, उससे हमने चुनाव लड़ा था। तो वो अपने एक तरह से मतलब ट्रेल जो है कहने के डिफाइन हो चुका है, और उसमें वहां पर जो आतिशी जो है उस वक्त वहां की प्रभारी थी, तो अपने आप में एक तरह से कनेक्टेड है। तो आतिशी जबरदस्ती सिर्फ नाम उछालने का कार्य कर रही है, या जैसे कि कल जैसे कि ईडी की सुनवाई के समय और अरविंद केजरीवाल ने अपना पल्ला झाड़ते हुए जैसे कि विजय नायर के साथ जब इनका लिंक जोड़ा गया लेकर गेट में जैसे उनका जोड़ा गया,
तो उन्होंने साफ साफ विजय नायर को अपना दरकिनार करके साफ साफ पल्ला झाड़ के साफ बोला कि मेरा इनसे कोई लेना नहीं, ये जो रिपोर्ट करते थे ये आतिशी को और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्टिंग करते थे, बिल्कुल आप उनसे पूछिए। तब एक तरह से साफ, एक तरह से इसको अगर सीधी भाषा में अगर देखा जाए तो सीधे तरीके से नजर ये आता है कि अरविंद केजरीवाल जी ने अपने तरीके से स्पष्ट तरीके से करके अपने आप को पाक साफ कर लिया है और सारा ऑनर जो है, सारी सब जो है, मतलब एक तरह से आरोपी जो है अरविंद जी जो उन्होंने आतिशी को और सौरभ भारद्वाज को बना दिया। और इन्होंने फर्दर जो है आतिशी और उन्होंने अपने आप की वाला गर्दन बचाने के लिए 4 लोगों का और नाम लिया, दुर्गेश पाठक का नाम ले दिया और 4 लोगों का नाम ले दिया। तो उस तरीके से ये ट्रेल में चलती है, तो सभी अपने आप लपेटे में कहीं ना कहीं जैसे एक बात बयान जो है वो ऐसे आ रहे हैं कि जैसे हो सकता है, लगता है कि थोड़े दिन हमें 20-25 नाम और सुनने को आ जाए। तो मतलब चीजें वही कि आप मतलब कि जो लोग जैसे कि खुद अपना स्वीकार नहीं कर रहे हैं चीजें, अपने से लेके दूसरे सर पे बातें कहीं ना कहीं टालते जा रहे हैं चीजों को, तब आगे किस रूप पे होता है ये सब आगे देखने को हमें मिल जाएगा। जी बिल्कुल, ये आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। जरूर हमसे बातचीत करने के लिए दिनेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर मंत्री आतिशी ने एक बड़ा खुलासा करते हुए बताया है कि बीजेपी ने उनको अपनी पार्टी में आने के लिए अप्रोच किया है। वहीं जो आप पार्टी के सांसद संजय सिंह है उनको जमानत मिल गई है। अब देखना ये होगा कि यहाँ पर जो दूसरे बड़े नेता है इस जमानत से उनका रास्ता साफ होता है या नहीं, या फिर ये ईडी की रडार पर अब दूसरे नेता भी आ सकते हैं। तो हमारी 4 बड़ी खबरों में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।